नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके लिए आपको एक टीडीएस काटना होता है। उस फॉर्म का नाम होता है 26QB। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है और आप एक इंडिविजुअल इंडियन, अगर आपने किसी सेलर आपका इंडियन है, NRI नहीं है, तो आपको जितने भी 50 लाख की प्रॉपर्टी से ऊपर सेल होगी उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना होता है। टीडीएस रेट जो होता है वो होता है 1%। मान लीजिए आप अगर 60 लाख की सेल करते हैं तो 60 लाख का आपको 1% टैक्स गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो परचेसर की होती है, जो परचेस करता है। तो इस केस में हम कैसे टीडीएस काट के और जमा कराएं, वो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकम टैक्स की साइट पर जाना है और वहाँ पर टैप करना है इनकम टैक्स लॉगिन। जैसे ही आप इनकम टैक्स लॉगिन साइट करेंगे आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में सबसे कॉर्नर में आपको शो करेगा लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये 4 चीज़ें आपके पास होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास चारों चीज़ें हैं तो आप सबसे पहले आपको रजिस्टर करें। ठीक है, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर करेंगे, लॉगिन पे आपने जो यूज़र आईडी जो होती है वो आपका पैन कार्ड ही होता है। तो आपने यहाँ पर अपना पैन कार्ड डाल देना है। जैसे आप अपना पैन कार्ड और मेल आईडी, पैन कार्ड और आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी। चलिए मैं अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डालता हूँ। देखते हैं। तो देखिए, आप जैसे ही आप अपना पैन कार्ड और अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होती है। इस विंडो में सबसे पहले आपके कॉर्नर में आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा जो आपका नाम है वो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल जो होती है वो आपके विंडो पर शो करेगी। ये अभी डैशबोर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पे करना है। तो जैसे ही आप अब ऊपर देखेंगे आपको सामने कुछ टेब शो करेंगे, डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथराइज पार्टनर, सर्विस, AIS, पेंडिंग एक्शन, ग्रीवेंस, हेल्प और सीजन टाइम। ठीक है, जो टाइम है इससे पहले आप इसको एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए टाइम यहाँ चलता रहता है। तो आपने क्या जाना है, आपने सबसे पहले जाना है ई फाइलिंग मोड पे। जैसे ही आप ई फाइलिंग पे जाएंगे आपके सामने 4 ऑप्शन और शो करेंगे। तो फर्स्ट आपको शो करेगा इनकम टैक्स रिटर्न, सेकंड आपको शो करेगा इनकम टैक्स फॉर्म्स, थर्ड आपको शो करेगा ई पे टैक्स। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है ई पे टैक्स। तो सबमिट, तो हम सबसे पहले जाएंगे ई पे टैक्स में। जैसे आप ई पे टैक्स में जाएंगे आपके सामने दूसरी विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो गई है ई पे टैक्स की। तो ई पे टैक्स में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आएगा सेव, जनरेट और पेमेंट हिस्ट्री। तो मैं आपको तीनों को बताता हूँ। तो मैं आपको तीनों बताता हूँ क्या यूज़ है। सेव ड्राफ्ट में यो आएगा, मान लीजिए आप अगर किसी चालान को बना रहे हैं और वो बीच में रह गया, मान लो आप उसको पूरा प्रोसेस नहीं कर पाए, तो उसका जो डिटेल वो आएगी सेफ चालान के अंदर। ठीक है, और हम चलते हैं जनरेट चालान के ऊपर। तो मान लीजिए आपने कोई चालान बनाया और वो जनरेट भी हो गया पूरा सक्सेसफुल, आप उसको बना चुके हैं, बना के आपने उसको PDF डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको बैंक में ले गए। बैंक में जाने आपने जमा करा दिया या तो आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट तुरंत ही कर दिया। इन दोनों केस में आपको जो पेमेंट, जब आप इसको पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ये आपको यहाँ शो करेगा पेमेंट हिस्ट्री में। तो जब आप उसकी पेमेंट पूरे प्रोसेस कर देंगे और अमाउंट आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो
चालान है वो आपको पेमेंट हिस्ट्री में शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने तीनों बता दिए हैं। अब उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने जाना सबसे कॉर्नर में आपको एक टैब शो करेगा, उसका नाम है न्यू पेमेंट। आपने न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे आपको टैब खुल जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाएगा इनकम टैक्स, डिमांड, ठीक है, और फी अदर्स 26Q हम वी डिमांड। तो हमें क्या जाना है, हमें जाना है जस्ट नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपके सामने शो करेगा एक 26QB फॉर्म TDS ऑन प्रॉपर्टी। तो यदि आपकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो आपको इसी फॉर्म को फाइल करना है। तो हम जैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे, हमने प्रोसीड करेंगे, जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने ऐसी चीज़ ओपन हो जाएंगी। अब इसमें सबसे ऊपर एक रेड कलर का जो मार्क्स आ रहा है, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, एक बार जस्ट पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ नोट दैट इफ योर सेलर पैन इज़ इनकरप्टेड इन द मीन कि अगर आपको पता है कि मान लीजिए आपका पैन और आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, यदि आप नहीं करेंगे तो आपका पैन जो है इन ऑपरेटिव हो जाएगा। तो इन ऑपरेटिव होने के सेंस में आपको जो TDS रेट है वो अलग काटना होता है। तो फर्स्ट आप ज़रूर चेक करें कि आपने जिस सेलर से प्रॉपर्टी खरीदी है उसका पैन और आधार दोनों आपस में लिंक है या नहीं। यदि लिंक है तो आप 1% काटेंगे, और अगर नहीं है तो उसका TDS रेट अलग होता है, वो ही इसके अंदर बताया है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेजिडेंस स्टेटस ऑफ सेलर। तो हमारे केस में क्योंकि हमें पता है कि हमारा रेजिडेंस स्टेटस रेजिडेंस ही होगा, क्योंकि वो NRI तो है नहीं, क्योंकि NRI होता तो फिर हम ये फॉर्म फाइल कर ही नहीं सकते थे, उसके लिए दूसरा फॉर्म बनता है और उसके TDS की अलग रिटर्न जाती है। तो इस केस में हमें जो है कि ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रेजिडेंस के केस में। तो आपको सेलर का डिटेल ठीक है, तो हमें रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आ जाएगा, तो उसके बाद आपको जो आ जाएगा वो सब चीज़ें आ जाएंगी। पैन ऑफ द बायर, जिसने पैन खरीदा है उसकी डिटेल आ गई, आधार कार्ड आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट्स व्हाई आई एम हाइड। ओके, सो ये सब डिटेलें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद आपको शो करेगा वेदर मोर देन वन बायर। अगर आपकी प्रॉपर्टी के 2 बायर हैं, इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है वो आपने 50-50 खरीदी है, मान लीजिए आपके भाई के नाम से आप दोनों लोगों ने मिलकर खरीदी है, या वाइफ के नाम पे वाइफ और आपने खरीदी है, या किसी अदर पर्सन ने, आप 2 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस केस में आपको इसको यस करना पड़ेगा। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको नो कर दीजिए। जैसे आप नो करेंगे और कंटिन्यू क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है पैन ऑफ द सेलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आई है, पैन ऑफ द सेलर। तो इस केस में आपने पैन ऑफ द सेलर डालना है। उसके बाद कंफर्म करना है उसका पैन नंबर, उसका यदि आपके पास उसका नंबर है, आधार नंबर है तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जिस पे आपको रेड स्टार लगा है वही आपको मैंडेटरी है फिल करना। तो हमने ये चीज़ डालेंगे। उसके बाद आप उसकी कंट्री तो ऑब्वियसली इंडियन ही आएगी। उसके बाद उसका एड्रेस करके एड्रेस डालना है, प्रॉपर उसका करके एड्रेस जो होता है वो डालना है। उसके बाद उसकी मेल ID और फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, ये सब चीज़ डालने के बाद आप सेलर के केस में भी पूछता है कि यदि आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है क्या वो 2 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी तो नहीं थी। अगर 2 लोगों के नाम पे नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए, अगर थी तो आप उसको यस कर दीजिए। ठीक है, तो यस ही करेंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं सब चीज़ें डिटेल डालता हूँ। तो जैसे ही आप सारी डिटेलें आपके सेलर की डालेंगे, उसके बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, इसको बोलेंगे न्यू पेमेंट। जैसे कि आप यहाँ डालेंगे तो सबसे पहले आपको जो न्यू एप्लीकेशन मेजर हेड आपको शो करेगा 20021। उसके बाद आपको TDS प्रॉपर्टी मेजर हेड शो करेगा 800, इसे हम 800 भी बोलते हैं।
तो इसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो लैंड है या बिल्डिंग है, जस्ट लाइक अ फ्लैट, शॉप, दिस टाइप। अगर आपकी बिल्डिंग है तो आपको बिल्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, अगर लैंड खरीदा है आपने तो लैंड ले लीजिए। जैसे आप करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी की एड्रेस डालनी है, एड्रेस डिटेल। तो इस केस में आप अपने अपने प्रॉपर्टी की एड्रेस डालना है। मान लीजिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस है, मैं एज अ एग्जांपल आपके लिए कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, गली नंबर कुछ भी डाल दीजिए, पिन कोड भी आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो वही रखूँगा जो मेरा है। तो आपने जो डालना है डाल सकते हैं, जो आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस है आप वही डालें। उसके बाद आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप जिस एरिया से हैं वो आप ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। हमने ये आपका एरिया ले लिया है, जगजीत नगर, ओके। तो ये हम डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ईस्ट दिल्ली। उसके बाद आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से डालनी हैं। डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो जिस टाइम आपने एग्रीमेंट किया है उसकी डेट डालें। तो आपको ध्यान से डालना है। मान लीजिए मैं 1 मई 2024 की डेट ऑफ एग्रीमेंट डिटेल डालना है। अब आपने यहाँ डालना है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आती है जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं। तो यदि अब आप केस में 60 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 16 लाख मैं आपके लिख देता हूँ। तो 16 लाख आपका हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, आपने इसकी पेमेंट कब करी थी, ठीक है। तो हमने 1 तारीख को एग्रीमेंट हुआ था हमने, और उसकी पेमेंट हमने महीने की 30 मई को उसकी पेमेंट कर दी थी, ठीक है। जो कि इंस्टॉलमेंट जो होती है, जो आप देना चाहें, आप टोकन मनी भी बोल सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। अब इसके बाद आपसे पूछता है पेमेंट ऑफ टाइप, आपने प्रॉपर्टी एक साथ पूरी खरीदी है या आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदी है। किसी केस में हम क्या करते हैं कि डाउन पेमेंट दे देते हैं और प्रॉपर्टी को इंस्टॉल में खरीदते हैं, कि महीने की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। उसके केस में आपको इंस्टॉलमेंट लेना है और हर इंस्टॉलमेंट पे आपको प्रॉपर्टी का 26 क्यूबी जनरेट करना है। ये बात को आप ध्यान रखना। तो अभी हम लमसम लेते हैं, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट लेंगे तो वेदर लास्ट ये पूछेगा, जो ठीक है, जो हम अभी छोड़ते हैं। तो हम लेंगे सीधे इंस्टॉलमेंट एज पेमेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ पेड और अमाउंट पेड, तो हमने पेमेंट करी है उनको 16 लाख की, 16, ठीक है, 16 लाख हमने इसको पेमेंट कर चुके हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी स्टैम्प वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 60 लाख की, उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू क्या है, उस एरिया के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है। तो मोस्टली लोग वही डिटेल डाल देते हैं जो आप खरीदते हैं, लेकिन हर एरिया की स्टैम्प वैल्यू अलग होती है। तो आप एक बार देख के और उसी हिसाब से डालें। तो हमारे केस में क्या था कि हमने डाल दिया है ये आपका 60 लाख, और 60 लाख पे आपका 1% TDS कटेगा। तो यहाँ वैल्यू आ गई है 60 लाख। अमाउंट विच TDS टू बी डिडक्ट पे जो होगा वो 60 लाख पे होगा, और 60 लाख का आप 1% कर दीजिए तो वो होता है, आप इसको 60,000 रुपये आप जमा करा दीजिए। तो 16,000 आपका हो गया। अगर आपका बेसिक वैल्यू है ये है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट और लेट फीस वगैरह जो कुछ थी तो आप उसको ज़रूर फिल करें। हमारे केस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐसी डिटेल शो करेंगे। इस डिटेल में क्या करना है, आपने जिस मेथड ऑफ हेड से आपने पेमेंट करनी है वो आपने सेलेक्ट करना है। यदि आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और बैंक में जाके आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करिए। मान लीजिए आप फॉर्म सेलेक्ट करके और आप वहाँ से जो बैंक है आपका वो सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म चालान जमा हो जाएगा।
आरटीजीएस कराना चाहते हैं आप आरटीजीएस कर लीजिए, और पेमेंट ऑफ द गेटवे आप कर लीजिए। जौन सा मोड में आप अगर यूपीआई करना चाहते हैं तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं। जिस मोड से आप पेमेंट करना चाहें आप ईजिली कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप कंटिन्यू पे पेमेंट करके क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग हम जो हमारा बैंक है वो सेलेक्ट करेंगे HDFC बैंक, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म जो होगा वो बन के आ जाएगा जो आपने फाइल करना है। ठीक है, आप पूरे करेक्टली चेक कर लीजिए उस फॉर्म को, और अपना TDS अमाउंट भी चेक कर लीजिए जो आपने सबमिट करना है। अब इसमें आप क्या होगा, पे लेटर और पे नाउ। अगर पे लेटर करेंगे तो आप उसको बाद में पे कर सकते हैं, और पे नाउ करेंगे तो आपको जो आपने इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको चले जाएगा और आपको पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुल, आपके सामने एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, और विद इन 1 वीक आपने एक फॉर्म जनरेट करना है TDS के साइट से जाके, फॉर्म 16Q, फॉर्म 16B, वो आपको डाउनलोड करना है। वो एज सर्टिफिकेट होता है कि आपने TD जमा करा दिया है। और या आप अभी आप जब पेमेंट करेंगे तो उसी टाइम आपको एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म का नाम होगा 26QB, वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का ही फॉर्म होगा वो, जिस टाइप का ये दिखाया मैंने आपको, और आपको ईजिली आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने 26QB फॉर्म जनरेट कर सकते हैं यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं इंडिया के अंदर 50 लाख से ऊपर। तो ये आपके लिए छोटी सी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले हमें वीडियो बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।